मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, पर समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं। जहाँ मैं काम करती थी वहां से भी मुझे पैसे नहीं मिले। तब मैंने एक फैसला लिया और यह फैसला मेरी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित हुआ। आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था और मैंने कौन सा फैसला लिया था, यह जानने के बाद आपकी भी आत्मा कांप जाएगी। उन 5 लड़कों ने मुझे 1 लाख दिए और एक रात के लिए ले गए। जब 5 लड़कों ने मेरे जिस्म से अपनी हवस पूरी कर ली, तो अचानक उनका छोटा दोस्त भी आ गया। मगर वह जैसे ही कमरे में अंदर आया, तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि हालात इंसान को बस सब करने पे मजबूर कर देते हैं, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता है। यूं कहें कि कभी कभी तुरंत से ज्यादा ख्वाहिश इंसान को खत्म कर देती है। और मैं भी ना कभी पूरी होने वाली ख्वाहिश के सफर पर निकल पड़ी थी। मैं रात के 12 बजे से उस छोटे से कमरे के बिस्तर पर पड़ी हुई थी, और एक के बाद एक लड़कों ने मुझे नोच डाला था। दर्द अपने इंतहा पर था, लेकिन यह सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से अपनाया था। ना ही मुझे अपने कपड़ों का होश था और न ही जिस्म में होने वाले दर्द का। 2 ही लड़कों ने मेरा ऐसा हाल कर दिया था कि मेरा सारा जिस्म जख्मी हो गया था। यह सोचकर ही मेरी आत्मा कांप रही थी कि और 3 लड़के अभी बाकी हैं मेरे साथ अपनी हवस पूरी करने के लिए। मुझे पूरी खुशी से उन्हें वक्त देना था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी की कोई रात ऐसी भी होगी। यह सब मैं एक भारी कीमत के बदले कर रही थी, इसलिए पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। मेरी जिम्मेदारी और मेरे घर वालों की ख्वाहिश मुझे उस रास्ते पर ले आई थी, जहां मैं एक ही रात में 5 लड़कों के साथ रात गुजारने की हमें भर ली थी। आम हालतों में तो किसी लड़के के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं जिस जगह पे खड़ी थी वहां मुझे यह फैसला करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था। वह सब सेहतमंद और तंदुरुस्त नौजवान थे, जिनकी ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं थी। बिस्तर तक आने वाले दोनों नौजवान ने मुझ पर काबू पाकर मुझे पूरी तरह अपने हवस का निशान बना लिया था। यह पहली दफा था जब मुझे किसी मर्द ने छुआ था। तो उस लड़के के निकलते ही दूसरा लड़का भी कमरे के अंदर चला आया। मैंने एक गहरी सांस ली। मैं थोड़ा वक्त चाहती थी, लेकिन वह कहने लगा कि इतना वक्त नहीं है मेरे पास, बाहर उसके और भी दोस्त इंतजार में बैठे हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वह फौरन ही मेरे पास चला आया और मेरे आंसुओं को नजरअंदाज करता अपना क्रिया चरित्र मुझ पर बिखरने लगा। मेरे तन में बर्दाश्त की शक्ति खत्म हो रही थी। मैं बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती रही, लेकिन वह उतना ही मुझ पर हावी होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस खेल में मजा आ रहा हो। मेरे धक्का देने पर वह पहले से भी ज्यादा मेरे करीब आता गया, इसलिए अब मैं उसे रोकने की गलती नहीं कर रही थी और खामोशी से खुद पर गुजरने वाली इस कयामत को बर्दाश्त कर रही थी। 1 घंटे तक वह अपने प्यार को जताता रहा, और जाते जाते उसने अपने दांतों के निशान भी मेरी गर्दन पर छोड़ दी और कहने लगा, अगर उसे दोबारा मौका मिला तो वह मेरे साथ दोबारा वक्त जरूर गुलजार करेगा। उसके जाने के बाद मैंने एक निगाह अपने तन पर डाली, तो मेरा जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां पर चोट मौजूद ना हो। तीसरे नौजवान ने तो हद से ज्यादा मुझे जख्मी कर दिया था। जगह जगह उसके दांत के निशान पड़ चुके थे। और फिर बचे उन 2 लड़कों ने भी 1 घंटा मुझे इसी तरह अपने हवस का निशान बनाए रखा। उन लोगों को मुझ पे जरा भी रहम नहीं आया था, और आता भी क्यों। उन्होंने एक बड़ी रकम के बदले मेरी एक रात खरीदी थी। वह तो अपना हिस्सा वसूल कर रहे थे, और वह एक रात मेरी जिंदगी की काली घनी रात बन गई थी। मेरा हाल ऐसा था कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहा था। मैं खुद से करवट बदलते काबिल भी नहीं रही थी। आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ से मेरी आंखें बंद होने लगी थी, और तभी लड़कों ने मुझे बताया कि उनका एक छोटा दोस्त भी आ गया है। मुझ में इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं बची थी कि मैं उन्हें इनकार कर पाती या इस बात का विरोध कर सकती। जैसे ही छोटा लड़का आया और दाखिल हुआ, तो मेरे बिस्तर के करीब उसकी चीख निकल गई, क्योंकि वजह जान के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
मेरा नाम शीतल है। मैं ग्रेजुएशन कर रही थी। लेकिन आजकल के दौर में ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं होती है। लोग बीएड करके भी डिग्रियां हाथों में लिए सड़क पर घूम रहे होते हैं। इस बात का सही तरीकों से अंदाज मुझे उस वक्त हुआ जब मैं नौकरी की तलाश के लिए निकली। हर कंपनी के आगे नौजवान की एक बड़ी सी लाइन लगी होती थी जो अपनी बारी के इंतजार में थे। ऐसे में मुझ जैसी लड़की को नौकरी कहाँ मिल सकती थी जिसके पास ना कोई तजुर्बा था। माना कि कोई बड़ी डिग्री मेरे पास नहीं थी, मगर नौकरी ढूंढना मेरी सबसे बड़ी जरूरत बन गई थी, क्योंकि पापा के स्वर्गवास ने हमारी कमर तोड़ दी थी। पापा घर में एक अकेले ही कमाने वाले थे और हम 3 बहनें थीं। बड़ी बहन घर में मौजूद थी। मेरी बड़ी बहन पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए कमाने की जिम्मेदारी उनकी वजह मेरे कंधे पर आ गई थी। और जब मैं घर से बाहर निकली तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मैं तो बाहर की दुनिया को बहुत आसान समझ रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आया था कि पापा कितने जतन करके हमारे लिए रोटी कमाते थे। मैं हमेशा ही पापा से इस बात पे नाराज रहती थी कि वह हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं करते। मेरी नाराजगी पर पापा का चेहरा हमेशा उतर जाता, पर बड़ी मोहब्बत से मुझे पुकार कर कहते, शीतल बेटी, तू फिक्र न कर, एक दिन तेरे भाग भी जाग उठेंगे। लेकिन मुझे वह दिन अपनी किस्मत में आता नजर ही नहीं आता था और पापा नींद में ही ईश्वर के प्यारे हो गए। और जब हमें सुबह यह बात पता चली कि पापा अब हमारे बीच नहीं रहे, तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि पापा हमारे लिए क्या थे। जब तक वह हमारे पापा मौजूद थे, कम से कम दुनिया की बुरी नजरें और रोटी जैसी बुनियादी चीजों से तो हम वंचित नहीं थे। पापा के निधन के कुछ दिनों बाद तक तो आज पड़ोस वाले और खानदान वालों ने हमारी मदद की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सभी अपनी जिम्मेदारी में बिजी हो गए। आज के दौर में कौन किसी का पेट पाल सकता है। मजबूरन मुझे ही नौकरी की तलाश के लिए घर से निकलना पड़ा और मुझे समझ में आ गया कि औरतों के लिए बाहर की दुनिया किस कदर मुश्किल है। किसी भी कंपनी में मुझे नौकरी नहीं मिली। हर कंपनी के बाहर हजार नौजवान पहले ही खड़े होते। मैंने स्कूल का रुख किया तो देखकर मेरी हालत खराब हो गई। आधे दिन से भी ज्यादा काम करने के बदले सिर्फ 6,000 मिल रहे थे। इसमें घर के किराया ही चुकता हो पाता। इस पर भी हर स्कूल वाले मुझसे मेरा तजुर्बा पूछते और मेरा मुंह खाली रह जाता। बहुत तलाश करने के बावजूद भी कोई नौकरी ना मिली तो मेरे एक दोस्त के भाई के जरिए मुझे एक होटल में वेटर की नौकरी मिल गई। यह शहर के एक भीड़ भाड़ इलाके में बना हुआ था, जहां हर वक्त ही मर्दों की बहुत ज्यादा भीड़ रहती थी। काले रंग का फाइटिंगदार पैंट को मेरे हवाले कर दिया गया था, जिस पर होटल का नाम लिखा था, और मुझे अगले दिन से ही नौकरी पर बुला लिया गया। उस नौकरी के बड़े अजीब से काम थे जो मुझे करने थे। उन्हें एक सुंदर और स्मार्ट सी लड़की वेटर के नाम पर चाहिए थी, जिसके छोटे छोटे से बाल कंधों पर फैले हुए हो। वह बहुत सारा मेकअप करके डाइनिंग हॉल में खड़ी हो। मैं यूनिफॉर्म अपने बैग में डालकर वापस घर लौट आई थी। मैं अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी कि मुझे यहाँ नौकरी करनी है या नहीं, क्योंकि यह मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल काम था। पापा की मौजूदगी में कभी बिना जरूरत घर से बाहर नहीं निकली थी, और इस होटल में तो इतने सारे मर्दों के बीच इतनी तंग कपड़े पहनकर खड़े होना मेरे लिए एक बहुत ही घुटन बड़ा काम था। मगर भूख इंसान से सब कुछ करवा ही लेती है। मैं वहां से वापस घर आई तो मेरी माँ दरवाजे पर ही परेशान सी खड़ी थी। मुझे देखकर उनके आंखों में आंसू आने लगे। मैंने माँ से कहा कि वह दरवाजा तक क्यों चली आई, तो माँ रोते हुए कहने लगी, बेटा, बिजली का मीटर वाले आए थे, उन्होंने हमारे बिजली काट दी है। माँ की बात सुनकर मेरा दिल धक से बैठ गया। गर्मी जोरों पर थी और ऐसे में बगैर बिजली के गुजारा बहुत ही मुश्किल से था। लेकिन पिछले 2 महीने से हम बिल नहीं चुका पाए थे, जिस कारण बिजली काट दी गई थी। और फिर माँ के आंसू ने मेरे लिए फैसला लेना बहुत आसान कर दिया था। मैंने माँ को गले लगाया और उन्हें बताया मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई है
और कल से मुझे नौकरी पर जाना है। माँ ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि अब तुम ही मेरी बाजू हो और तुम ही अपनी दोनों बहनों की शादियां करवानी है। माँ ने एक भारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी थी और मैं सोच रही थी कि मैं जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी, लेकिन मुझे यह फर्ज निभाना था। माँ पूछ रही थी कि मुझे नौकरी कहाँ मिली, लेकिन मैं उन्हें बताना नहीं चाहती थी कि मुझे कहाँ नौकरी मिली है। इसलिए मैंने माँ से कह दिया, एक बड़ी सी कंपनी है, एक अच्छी नौकरी मिल गई है। मेरी नौकरी का वक्त दोपहर 3 बजे से रात 11 बजे तक था और यह बात मैंने बड़ी मुश्किल से माँ को बताई थी। मेरी नौकरी का वक्त जान माँ हैरत भरी नजरों से मुझे देखने लगी। यह कौन सी कंपनी है, ज्यादा दोपहर 3 बजे बुलाया गया है? मैंने झूठ कह दिया, यह एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो 24 घंटे चलती है। इस वक्त पैसों की इतनी जरूरत थी कि माँ ने और ज्यादा सवाल करने की वजह मुझे तरक्की की ढेर सारी दुआएं दी और अगली दोपहर मैं 2 बजे ही होटल पहुंच गई। मुझे क्या खबर थी कि यहाँ से मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाने वाली है। मैंने अपना यूनिफॉर्म होटल में आकर बदली थी। मैनेजर ने मुझे दरवाजे के करीब ही खड़ा कर दिया और कहने लगा, आज तुम्हारा पहला दिन है, इसे तुम हर आते जाते को इज्जत से वेलकम करोगी। और हाँ, यह कैसा मुंह उठाकर आ गई हो, जाओ पहले मेकअप करो। मैनेजर की बातों से मैं शर्मिंदा हो गई क्योंकि मेरे पास मेकअप नहीं था। वहां मौजूद एक दूसरे लड़के ने अपने मेकअप से मुझे गहरी सुर्खी लगाई। वह बड़ी तेजी से मेरे चेहरे पर अपना हाथ चला रही थी और उसके बाद जब मैं आईने में खुद को देखा तो हैरान रह गई। मुझे मालूम था कि मैं खूबसूरत हूँ और मेरा रंग भी साफ है, लेकिन थोड़ी सी मेकअप के बाद मैं पूरी तरह निखर गई थी और मैं खुद को आईने में देख रही थी। जब वो लड़की कहने लगी, यह लोग खूबसूरती देखकर ही तो यहाँ रखते हैं, वरना काम करने के तो बहुत से लोग मिल जाते हैं। मैं जान गई थी कि मुझे नौकरी मेरी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि खूबसूरती की वजह से मिली है। नौकरी का यह पहला दिन मेरे लिए बहुत ही भारी था। मैं 3 बजे से ही दरवाजे पे खड़ी आने जाने वाले मर्द और औरतों को वेलकम कर रही थी। यहाँ औरतें भी आती थी, परंतु ज्यादातर मर्द आ रहे थे। रात गए तक मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो चुका था और अभी मुझे वापस बस के धक्के खाते हुए घर भी पहुंचना था। 12 बजे के करीब मैं घर पहुंची थी। माँ मेरा इंतजार में जाग रही थी। मैंने माँ के साथ बैठकर खाना खाया और फौरन बिस्तर पर लेट गई। मुझे पापा की बहुत याद आ रही थी। पापा मेरे सबसे ज्यादा नखरा उठाया करते थे, फिर भी मैं हमेशा उनसे किसी न किसी बात पर रूठ जाती थी। पैरों की तकलीफ से तड़पते तड़पते कब मुझे नींद लग गई पता ही नहीं चला। अगले दिन मैं फिर 2 बजे करीब घर से निकल गई थी। आज मुझे दरवाजे के पास खड़ा नहीं किया गया था, बल्कि ऑर्डर लेने का काम दिया गया था। यह काम मुझे थोड़ा सा आसान लगा था, लेकिन कुछ ही देर में अंदाज हो गया था कि यह काम बिल्कुल ही आसान नहीं था। मैं जिसके पास भी ऑर्डर देने के लिए जाती, उनमें से अक्सर मर्द मुझे सर से पांव तक देखते और मुस्कुराते। बदले में मुझे भी मुस्कुराहट जारी करनी पड़ती थी, क्योंकि यह मेरी नौकरी का नियम था। वह जानबूझकर ऑर्डर देने में काफी वक्त लगाते और कभी कभी तो ऑर्डर देते वक्त इस कदर करीब आ जाते कि मेरी सांसें रुकने लगता। यह होटल मेरे जैसे वेटरों की वजह से ही चल रहा था। इस बात का मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि यहाँ ज्यादातर लड़कियों की वजह से ही आते थे। दिन तेजी से गुजर रहे थे और मुझे नौकरी करते करते 1 महीना हो गया था। उस एक हफ्ते में काफी कुछ ऐसा हुआ था जो मेरे लिए बहुत ही अजीब था। मर्दों की अजीब अजीब निगाहें, ऑर्डर देने के बहाने करीब आना और डबल मीनिंग शब्दों का तबादला। लेकिन उस नौकरी की सबसे अच्छी बात यह थी कि सैलरी से हटकर कुछ 1 महीने की टिप के काफी पैसे जमा हो गए थे। मैंने उन पैसों से बिजली का बिल पे किया था। आहिस्ता आहिस्ता मैं होटल के उस माहौल का आदी होते जा रही थी। उस होटल में 5 लड़के रोज ही शाम को आ जाते और सबसे कोने वाले टेबल पर बैठ जाते। वह टेबल मेरे हिस्से में थी और रोजाना ही मैं उनके पास ऑर्डर लेने जाती थी। वह 5 लड़के
24-25 साल के नौजवान थे जो मुझे कड़ी निगाहों से देखा करते थे। आज जब मैं उनके पास ऑर्डर लेने के लिए गई तो उन लोगों ने मेरा नाम पूछा और उनमें से एक ने मुझे एक कार्ड दिया और कहा, कभी कोई जरूरत हो तो बताना। पता नहीं क्यों मैंने वो कार्ड रख लिया। उसके बाद यह सिलसिला चल पड़ा तो मैं मुस्कुरा उठी। उसके बाद रोज ही मैं उसके ऑर्डर लेने जाती तो उनमें से कोई न कोई मुझसे कोई सवाल पूछ ही लेता। रोजाना होने वाले इस मुलाकात की वजह से हम थोड़े फ्रेंडली हो गए थे और फिर दूसरा महीना भी पलक झपकते ही गुजर गया। एक दिन माँ ने मुझे बताया कि तुम्हारी बड़ी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है और वो लोग जल्दी ही शादी करना चाहते हैं। माँ की बातें सुनकर मैं परेशान हो गई क्योंकि अभी तो मैंने घर का खर्च अपने कंधों पे उठाया था। शादी की जिम्मेदारी का मैं सोच भी नहीं सकती थी। माँ का निर्णय था कि तुम अपनी कंपनी में से लोन ले लो। इतनी बड़ी कंपनी है, लाख रुपया लोन मिल गया तो तेरी बहन की शादी अच्छी से हो जाएगी। मेरी बड़ी बहन भी 26 साल की हो गई थी और माँ उसकी तरफ से बहुत परेशान थी। अब मैं माँ को क्या बताती कि मैं तो एक होटल में वेटर की नौकरी करती हूँ। 1 लाख रुपया मुझे कहाँ से मिलते। मैंने माँ की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन माँ की आंखों में मुझे चमकती हुई उम्मीद दिखाई दे रही थी। माँ को यकीन था कि मुझे कंपनी से लोन मिल ही जाएगा और मैं सोच रही थी कि मेरी झूठ ने मुझे कहाँ फंसा दिया। अगले दिन मैं नौकरी पर बहुत परेशान थी। यह बात मेरे साथ साथ काम करने वाले लड़के ने नोट कर लिया और मुझे कहने लगी, क्या बात है शीतल, आज तुम बड़ी ज्यादा परेशान लग रही हो। मैंने उसे बता दिया कि बड़ी बहन की शादी करनी है। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, तो इतना खर्च करने की क्या जरूरत है, सादगी से विदा कर दो। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। यह ठीक ही तो कह रही थी। इतना मसला बनाने की जरूरत ही क्या है। घर में आकर मैंने माँ को यह सलाह दिया और कहा कि सादगी से बहन की विदाई करते हैं। लेकिन मेरी बात सुनकर माँ कहने लगी, हर किसी को हमारे मसलों की जानकारी नहीं है। लड़के वालों ने पहले ही दहेज के नाम पर एक लंबी लिस्ट बना दिया है और अगर मैंने खाली हाथ विदा किया तो तेरी बहन को तो उसके ससुराल वाले सारी जिंदगी उसे बातें सुनाते रहेंगे। माँ की बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि ऐसी जगह दीदी को शादी करने की जरूरत क्या है। मेरी बात सुनकर माँ नाराज हो गई और कहने लगी, हे भगवान, कैसे कैसे करके तेरी बहन के लिए एक अच्छी जगह रिश्ता आया है तो उसमें भी नुक्स निकाल रही है। अगर आज तेरा बाप जिंदा होता तो मुझे तेरी बातें ना सुनना पड़ती। वह खुद ही अपनी बेटी के लिए कैसे भी करके रकम जमा कर लेता। माँ की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बातों से उसके दिल को ठेस पहुंची थी। वह ठीक ही तो कह रही थी। अगर आज पापा जिंदा होते तो वह किसी भी तरह पैसा जमा कर ही लेते। मैंने माँ को गले लगा लिया और उनसे वादा कर लिया कि मैं जल्दी ही पैसों का इंतजाम कर लूंगी। मैं खुद ही नहीं जानती थी इतने सारे पैसे मुझे कहाँ मिलेंगे। पापा का होना औलादों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। वह अपनी जान पर खेलकर भी औलाद को सारे सुख देते हैं और मुझे अपने पापा की जगह लेना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। मेरी जिंदगी बहुत परेशानी से गुजर रही थी। मैंने मैनेजर से पैसे की बात की थी, लेकिन मेरी बात सुनकर मैनेजर ने ऐसी नजरों से मुझे देखा था कि मैं खुद ही जमीन में अंदर जा रही थी। वह लड़के आज भी आए थे। मैं उनका ऑर्डर लेने गई तो उनमें से एक ने कहा, क्या बात है, आज तो आपका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है। उसकी बात सुनकर न जाने क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए। वह बार बार पूछने लगे मैं उसे अपनी परेशानी बताऊं और फिर जाते हुए मैंने उसे अपना मसला बता दिया, क्योंकि मुझे भी किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जिसके आगे मैं खोलकर अपना दर्द बयां कर सकूं। मेरी बातें सुनकर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गया। वह कहने वाला कि इतनी छोटी सी बात के लिए आप इस कदर परेशान हो। हमने आपको अपना कार्ड इसलिए दिया था कि आपको कोई भी परेशानी हो तो आप हमें याद कर ले। मैं हैरत से उसके चेहरे देखने लगी। मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि वह 5 अजनबी लड़के
मुझे पैसे दे सकते हैं। मैं उनकी तरफ देख रही थी। वह कहने लगा, 1 लाख रुपया देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मुझे भी उनको कुछ काम आना होगा। मैंने कहा, मुझे कौन सा काम करना है? उसकी बात समझने में मुझे बहुत ज्यादा देर नहीं लगी थी। मैंने फौरन घबराकर कहा कि मैं एक शरीफ घराने से संबंध रखती हूँ और मैं कोई गलत काम नहीं कर सकती। वह हंसकर कहने लगे कि हमने सिर्फ पेशकश की है, कबूल करना है न करना आपकी मर्जी है, लेकिन आज के समय में 1 लाख आपको कोई भी नहीं देगा, चाहे वह आपके करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। बात तो उनकी भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मुझे अपनी इज्जत गिरवी रखकर 1 लाख रुपया हासिल नहीं करना था, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। मैं हालात से पूरी तरह थक चुकी थी और उस थकान के बाद जब लौट के घर आई तो मेरी माँ और बहन मेरे इंतजार में थी। माँ ने बताया कि दीदी के ससुराल वाले 1 महीने के बाद ही शादी की बात कर रहे हैं और बड़ी के साथ साथ छोटी को भी अपने छोटे बेटे के लिए लेना चाहते हैं। इस तरह एक खर्चे में दोनों शादियां हो जाएगी। छोटी के रिश्ते को सुनकर जहां मुझे बहुत खुशी हुई, वहां 1 महीने का वक्त सुनकर मेरी जान निकल गई थी। पैसों का कोई इंतजाम ना हो सका था और माँ मुझसे उम्मीद लगाए बैठी थी। मैंने एक नज़र अपनी दीदी के चेहरे पे डाली, जहां बहुत समय बाद खुशी की रौनक नजर आ रही थी। मैं भी दीदी के ससुराल वालों से मिली। वह लोग वाकई बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन आज के दौर में सादगी के साथ कौन दुल्हन को विदा करवाता है। वह भी इसी समाज में रहने वाले थे। मैं अपनी बहन को हमेशा खुश देखना चाहती थी। मैंने वहां से कहा कि आप शादी की तारीख पक्की करें, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मेरी बात सुनकर तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी, मगर घर वालों इस बात से बेफिक्र थे और यह खुशी उन्हें मेरी बर्बादी के बदले हासिल होने वाली थी। अगले दिन मैंने उन 5 लड़कों से हामी भर ली। वह मुस्कुराकर कहने लगे कि हम जानते थे कि आप जरूर मान जाएंगे। उन 5 ने एक रात के लिए मुझे अपने साथ ले जाने की बात की थी। मैंने माँ को बता दिया कि साल के आखिरी दिन की वजह से कंपनी में बहुत ज्यादा काम है। अब मुझे एक रात कंपनी में गुजारने होंगे। कंपनी ने मेरा लोन मंजूर कर लिया है, इसलिए मैं उनकी बात मानने से मजबूर हूँ। और लोन पास होने की बात से माँ इस कदर खुश हो गई कि उन्होंने मुझे रात रुकने की इजाजत भी दे दी और मैं होटल में छुट्टी होने के बाद उन 5 लड़कों के साथ चली गई। उन 5 ने मुझे अपनी जिंदगी का निशाना बना डाला और जब छोटा लड़का अंदर आया तो मुझे देखकर उसकी चीख निकल गई, क्योंकि पूरा बिस्तर खून से भींगा पड़ा था और मैं अपनी जिंदगी के साथ आखिरी सांस ले रही थी। उसने तुरंत ही मुझे अपने बाजू में उठाया, गाड़ी में डालकर छोटी अस्पताल ले आया, जहां शायद उसका कोई जानने वाला डॉक्टर था। कई घंटे आईसीयू में रहने के बाद मेरी हालात कुछ बेहतर हुई, लेकिन मेरे जख्मी तन मेरी बर्बादी की गवाह दे रहा था। वह लड़का उन 5 का दोस्त था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अभी बाकी थी और मुझ पर रहम आ गया था, वरना शायद मैं इस बिस्तर पर दम तोड़ जाती। मैंने माँ को फोन करके बता दिया था कि मेरी कंपनी से छुट्टी नहीं हुई है। उस लड़के ने अस्पताल का सारा खर्चा खुद उठाया था। उसके दोस्त से 2 लाख लेकर मुझे दिए थे। वह 5 बहुत ही अमीर कारोबारी लोग के बेटे थे, जो चाहते तो बगैर मुझे बर्बाद के मेरी मदद कर सकते थे। मेरे ठीक होने पर मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई और पैसा भी मेरे हाथ में आ गई थी, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। उस लड़के ने मुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी की ऑफर दे दी थी और यकीन दिलाया था कि मैं वहां इज्जत से नौकरी कर सकूं। आज मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई है और मैं उस लड़के की फैक्ट्री में नौकरी कर रही हूँ। एक बात तो मैं जान गई थी कि आज के दौर में बगैर किसी के मतलब की मदद करने वाले लोग ना होने के बराबर है। हमेशा नौकरी करने लड़कियों की इज्जत को नजर से देखे, क्योंकि यह बहुत ही मजबूरी की हालात में अपने घर से निकलती है, चाहे फिर बात कपड़े पहनने किसी होटल के दरवाजे पर ही क्यों ना खड़ी हो। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और हमें प्यारा प्यारा सा कमेंट कीजिए। धन्यवाद।